आज हम तुम्हारे सिलेबस में एक तो दे रखा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, अमोनिया एंड ऑल। तो यहाँ अभी हम हाइड्राइड्स, हमारे कोर्स में 2 हाइड्राइड है, अमोनिया और फॉस्फीन। पर उससे पहले हम जनरल प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो इस फैमिली के हाइड्राइड्स में अमोनिया हो गया, PH3, ASH3, इसको कहते हैं फॉस्फीन, ये आर्सीन, स्टिबाइन, बिस्मुथाइन। अमोनिया सबके नाम अलग अलग हैं। नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड और भी है, दैट इज हाइड्रोजीन। फॉस्फीन का भी P2H4 है, बट स्टेबल कम है। बाकी सबके कैटिनेशन नहीं होता, यानी कि सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम है, तो बाकी सबके इस तरह के हाइड्राइड पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो ये डिफरेंस आ गया। वैसे हाइड्रोजन और वैसे हाइड्राइड कहते किसको हैं? दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन में तो एक और इसका हाइड्राइड बनेगा जो कि एसिड भी है, हाइड्राजोइक एसिड N3H। या इसको NHN3 भी कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। सारे ही जो एलिमेंट्स हैं ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ फॉर्मूला MH3। हाइड्राइड हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही बनते हैं। तुम्हें पता है इस ग्रुप में एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, और इसमें एक्साइटेशन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वाई हाइड्राइड्स इन हायर स्टेट्स आर नॉट नोन। इन हायर स्टेट आर नॉट नोन। जैसे कि अगर हम कहें कि PF5 पॉसिबल है, बट PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। निष्ठा ये फर्स्ट पेज ही अभी हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्राइड से, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स और एक उसका एसिड अमोनिया, हाइड्राजीन एंड हाइड्राजोइक एसिड। फॉस्फोरस के फॉस्फीन एंड P2H4। आर्सेनिक का ASH3 आर्सीन। एंटीमनी का SbH3, बिस्मुथाइन BiH3। हाँ जी, ये स्लाइड होगी सबकी। अब जरा रीजन देखते हैं इसका। वाई कोई बताएगा तुम्हारे बैच में से? एनीवन? तो देखिए रीजन, और ये सिर्फ यही नहीं, आगे भी ये चलेगा। जैसे फॉस्फोरस है 3S 3P 3D,
ये ग्राउंड स्टेट है। अब होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में, हमेशा जो नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फॉस्फोरस में जो आइसोलेटेड फॉस्फोरस है, थ्री डी ऑर्बिटल्स आर मच लार्जर देन 3s and 3p ऑर्बिटल। अगर कोई एटम इसके साथ बॉन्ड बनाता है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रेजेंस में सेंट्रल फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms like halogen, ऑक्सीजन, और हेलोजन में भी कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे, क्लोरीन भी बहुत उसमें होता है, पर फास्फोरस में क्लोरीन में भी ऐसा जाता है। हेलोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर प्लेस्ड अराउंड phosphorus atom, 3d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट, साइज इसका छोटा हो जाता है एंड get nearly same size as 3s and 3p and can participate in hybridization. और इसमें से एक जंप हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये 5 ऑर्बिटल इसके अवेलेबल हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, और ये पेंटावेलेंसी हो गई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 5 ऑर्बिटल मिले विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और ये पेंटावेलेंट होके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में आ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना दिया। लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन आएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो सेंट्रल फास्फोरस के 3d ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो 3d ऑर्बिटल दूर ही रहेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पाए। सो हाइड्रोजन डज नॉट कॉज दिस लार्ज कॉन्ट्रैक्शन, सो pH5 डज नॉट एग्जिस्ट। या कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता, हाँ बिल्कुल आदित्य, उसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उससे क्या होता है, सेंट्रल एटम के अराउंड एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सेंट्रल एटम स्मॉल हो जाता है। स्मॉल होते ही जो उसके बाहर वाले शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब वो 3s और 3p के पास आ जाते हैं, या उनका साइज उनके कंपैरेबल हो जाता है और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बाकी जगह भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखें कि डेल्टा HF is negative for ammonia and phosphine, बाकी सबका पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड
डिक्रीजेस। ये सिर्फ इसी फैमिली में नहीं, हर जगह ऐसा होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन एमएच बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू increase in MH bond length. So ease of formation of hydride down the, और ये पूरे periodic table में चलता है, down the group reactivity towards hydrogen decreases. ये syllabus में भी specially mention किया, down the group reactivity towards hydrogen in all the groups decreases. तो BH3 it is very difficult to prepare, मतलब 25 डिग्री पर ये डिकम्पोज हो जाता है. It is very difficult to prepare and it decompose at 25 degree. अब जब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी ना. सो डाउन द ग्रुप ये, और ये पूरे पीरियोडिक टेबल में चलेगा. रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस. फिर वही एमएच बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा, जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और BiH3 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट. हाँ जी, क्लियर. अब हाइड्राजीन भी एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. रादर ये फैलिंग सोल्यूशन वगैरह को भी रिड्यूस कर देता है. अमोनिया से बेटर है. हाइड्राजीन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अमोनिया तो माइल्ड है ना, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. फैलिंग सोल्यूशन जिसमें कॉपर आयन होते हैं बेसिक मीडियम में, तो फैलिंग सोल्यूशन में ये कॉपर को क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस कर दिया इसने, रेड कलर हो गया इसका. और हाइड्राजीन नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज, इसमें -2 से 0 में. जबकि अमोनिया होती तो कॉपर के साथ डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती, क्योंकि अमोनिया की एज ए लीगेंड प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर, इट्स ए बेटर लीगेंड. ऐसे ही टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाता है. और ये नाइट्रोजन में खुद को ऑक्सीडाइज. अमोनिया बेटर लिगेंड है, बट हाइड्राजीन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसे ही सिल्वर के साथ अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है, किया तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कलरलेस कॉम्प्लेक्स.
अगली प्रॉपर्टी देखें, अमोनिया के अलावा बाकी सारे इनफ्लेमेबल और हाईली पॉइजनस गैसेस हैं, एक्सेप्ट अमोनिया रेस्ट आर inflammable gases and extremely poisonous. और जो सबसे ज्यादा पॉइजनस है आर्सीन। आर्सीन और स्ट्रीपाइन ये दोनों हाईली पॉइजनस गैस हैं। एक बार इसका आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ग्रुप 15 का एक कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, और उसको जब हम हीट करते हैं तो एक मिरर बनाता है। इसको जब हम हीट करेंगे ना तो आर्सेनिक मिरर डिकम्पोज हो जाएंगे ये, और इसका मिरर बनेगा। ऐसा एंटीमनी में भी बनता है। एंटीमनी में तो लो टेम्परेचर पर ही मिरर बन जाता है। तो एंटीमनी से ज्यादा पॉइजनस आर्सीन है, तो मोस्ट पॉइजनस ऐसे करके लिखा हुआ था। और इसको हम इन दोनों का टेस्ट भी लेते हैं, मार्श टेस्ट कहते हैं उसको। मार्श टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड एंटीमनी। जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं, हम हाइड्राइड्स कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली के। तुम बाद में देख लेना आगे का लेक्चर, जिसमें मेन हाइड्राइड अमोनिया है, बट क्योंकि कोर्स में हमारे रिएक्शंस आती हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर हाइड्राइड्स का क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ अलग अलग तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और सुनिए। अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड। अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड। गैसेस तो सारे ही हैं, पर अमोनिया लिक्विफाई हो जाती है, और उसका रीजन तुम्हें पता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिक्विफिकेशन इजीली हो जाता है इसका। लेकिन अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, प्लीज जरा ध्यान से देखें। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नाइट्रोजन फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट है SbH3 का ज्यादा, फिर अमोनिया, फिर ASH3, फिर PH3। जो BiH3 है वो तो बॉईल करने से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली हमें नहीं पता, पर बाकियों का तो हम पता लगा सकते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अमोनिया का, और इस पे क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों पे। अमोनिया, फिर SbH3, फिर ASH3, और फिर PH3। और ये ज्यादा होने का रीजन है कि सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो जाती है, बट लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो जाता है। और यहीं पर मैं बाकी फैमिली के हाइड्राइड का ऑर्डर बता देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ऑक्सीजन फैमिली में अगर हम हाइड्राइड का ऑर्डर देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे नीचे वाला H2TE, H2SE, और सबसे कम H2S का। तो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड और बाकी सबका मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट में भी यही ऑर्डर है, सेम ऑर्डर। जब बॉइलिंग पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर गई तो मेल्टिंग पॉइंट में तो डोमिनेट करेगी। अब हेलोजन फैमिली में देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम्हें पता है, HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HI मॉलिक्यूलर मास,
फिर HCl, सॉरी HBr, और सबसे कम HCl, सबसे कम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट है, HI पहले आता है। तो ये ऑर्डर याद ही करना पड़ेगा हमें। ये तुम्हारा ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स का ऑर्डर। और हाइड्राइड्स की पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ही ट्रेंड है कि नीचे जाने पर हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, स्टेबिलिटी कम होती है, बॉन्ड एंगल कम होता है। सो रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस है, बट प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पर अमोनिया मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। और अगली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी सारे इनसॉल्युबल है। हाईली सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समृत, जस्ट अ मिनट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेस्ट MH3 आर इनसॉल्युबल। अब यहाँ देखिए, अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, मोस्ट ऑफ द अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बट aqueous solution of ammonia is alkaline. और ये लिटमस में अल्कलाइन के लिए लिटमस टेस्ट देता है, मतलब कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और इसका रीजन है अमोनिया की लुईस बेस की पावर, या ब्रॉन्स्टेड बेस वाली पावर। तो तुम्हें पता है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb 10⁻⁵ की रेंज में है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो बहुत ही कम होने वाली है। मोस्ट ऑफ द अमोनिया विल बी हाइड्रोजन बॉन्डेड इन वाटर, बट इसकी वजह से मीडियम क्या हो जाएगा, बेसिक। और जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्राइड की, अभी बताती हूँ, पहले ही लिख लीजिए। इस रिएक्शन में अमोनिया ब्रॉन्स्टेड बेस है, H+ आयन ले रहा है। बट इस फैमिली में क्योंकि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस कैरेक्टर भी होगा। लुईस बेस कैरेक्टर डाउन द ग्रुप decreases from NH3 to BiH3। अमोनिया को छोड़कर बाकी सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। उसके रीजन क्या है, सुन लीजिए जरा। अमोनिया इज अ डोनर फॉर ऑल। गुड लिगेंड है, अमोनिया इज अ गुड लिगेंड। और गुड लुईस बेस। जो PH3 है, दैट एक्ट एज ए डोनर।
फॉर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। और ट्रांजिशन मेटल के लिए अच्छा डोनर, PH3 एक्ट एज अ डोनर फॉर ट्रांजिशन मेटल। और इसमें भी साइनर्जिक इफेक्ट होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में किया था हमने, उसी तरह से। मतलब PH3 का लोन पेयर पहले डोनेट हो गया, फिर बैक डोनेट हो गया, क्योंकि अपने वेकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी के एलिमेंट में ये टेंडेंसी नहीं है। अब अमोनिया गुड लिगेंड या गुड लुईस बेस क्यों है, इसके रीजन देखते हैं। एक से ज्यादा रीजन हो जाते हैं ना। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इन अमोनिया this lone pair is present in more directional sp3 hybrid orbital. Previous slide, okay. तो सबसे पहले तो लुईस बेस बनाने की टेंडेंसी, अमोनिया तो बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल का दूसरे मेटल के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, बट PH3 बहुत कम ट्रांजिशन मेटल के साथ, स्पेशली हेवियर ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसमें साइनर्जिक इफेक्ट आता है, पहले ये मेटल को अपना लोन पेयर दे देगा, फिर वापस मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। अब जरा देखें, इन अमोनिया lone pair is present in more directional sp3 hybrid orbital, and due to small nitrogen, charge density is very high. चार्ज डेंसिटी लोन पेयर की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। बाकी के हाइड्राइड्स में क्या होता है, अमोनिया बनाते समय sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक फुली फिल्ड और 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और ये पिरामिडल शेप का कंपाउंड बन गया। बाकी सब में क्या होता है, स्पेशली नीचे आर्सेनिक तक अगर हम आए, प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि आर्सेनिक एंटीमनी में जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल, और प्योर p ऑर्बिटल क्यों पार्टिसिपेट करने लगते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा आने लगता है इस s और p के बीच में, और ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। तो इनके अंदर क्या होगा, ये वाले जो p ऑर्बिटल हैं, सी यही p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल will form bond with hydrogen, और इसीलिए बॉन्ड एंगल नियरली 90 के आसपास पहुंच जाता है नीचे जाने पर। और ये जो लोन पेयर है दैट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड नहीं, प्योर s ऑर्बिटल, लोन पेयर इन s ऑर्बिटल which is not directional. इसलिए आर्सेनिक एंटीमनी के हाइड्राइड लुईस बेस नहीं है, आर्सेनिक एंटीमनी हाइड्राइड्स आर नॉट लुईस बेस, और इसका इफेक्ट बॉन्ड एंगल पर भी पड़ता है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल है
106.5 डिग्री, 107 के आसपास है। pH3 का 93.5 है, बट उसके बाद 90s के आसपास पहुंच जाता है, जैसे इसका 91 पॉइंट समथिंग है, इसका एंटीमनी का भी ऑलमोस्ट इतना ही है, और BiH3 में 90 डिग्री, क्योंकि सारे p ऑर्बिटल 90 डिग्री एंगल पर होंगे। से 91.5 है, 91.3 है। नीचे जाने पर वैसे ही बॉन्ड एंगल कम होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है, याद है ना। बॉन्ड्स आर मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, दे रिपेल मोर, एंगल इज मोर। पर दूसरा रीजन ये भी है कि अमोनिया में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो काफी डिस्टेंस पर होंगे, लेकिन बाकियों सब में आर्सेनिक ऑनवर्ड्स p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे, और p ऑर्बिटल्स 90 डिग्री एंगल पर ही होते हैं, और बाकी सबका लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होता, s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया इस पर क्वेश्चन। अब यहाँ तुम्हें पता है अमोनिया डजंट कैच फायर इन एयर, लेकिन जो pH3 है, pH3 is quite stable in air, but sometime it catches fire. But due to impurity of phosphine, diphosphine, due to impurity of diphosphine, बहुत कम अमाउंट में it catches fire. कई बार मार्शी लैंड में जो फ्लिकरिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, वो विलो द विस्प जिसको कहते हैं, वो इसी की वजह से होती है। एक मिक्सचर यूज किया जाता है, होल्म सिग्नल। इसमें होता है कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर। ये मिक्सचर यूज करते हैं, जैसे शिप रात को आ रहे हैं तो उसका सिग्नल देने के लिए इसको यूज करते हैं। तो उसके कैन्स होते हैं जिनमें ये मिक्सचर होता है, और उसको होल्ड करके वाटर में थ्रो कर देते हैं। तो वाटर में जो कैल्शियम फॉस्फाइड है, ये फॉस्फीन बनाता है, और कैल्शियम कार्बाइड है, ये एसिटिलीन बनाता है, इथाइन। और फॉस्फीन कुछ अमाउंट में P2H4 में भी चेंज हो जाती है। अब जैसे ही ये मिक्सचर बनेगा, दिस मिक्सचर रेडिली कैचेस फायर, और उसमें एक सर्कल से लाइट के छल्ले से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो रात में जब शिप आता है तो उसका सिग्नल देने के लिए ये होल्म सिग्नल, ये मिक्सचर यूज किया जाता है। होल्म सिग्नल, सिग्नल फॉर अप्रोचिंग शिप एट नाइट, जिसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड जिसका C2 पार्ट ये वाला है। अच्छा, ये बताएं कि pH3 और pCH3 थ्राइस, विच इज मोर बेसिक? अब एक चीज तो तुम्हें पता है, ये दोनों बेस होंगे तो लुईस बेस ही होंगे। बेटर बेस दोनों में से कौन सा होगा? CH3। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट, ये बेटर बेस हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अमोनिया जिस तरह से HI से रिएक्ट करके अमोनियम आयोडाइड बनाता है, वैसे ही pH3 भी HI से रिएक्ट करके फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाएगा। रादर फॉस्फीन को प्योरीफाई इसी मेथड से करते हैं, कि जो फॉस्फीन बनती है उसको HI से पास करके इस सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब हम इस सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं एक्वस NaOH में, एक्वस KOH में, तो हमें वापस से ये pH3 रिलीज हो जाती है। बिल्कुल अमोनिया भी ऐसे, किसी भी बेस में अमोनियम सॉल्ट डाल दो, अमोनिया रिलीज होती है। तो वैसे ही फॉस्फोनियम सॉल्ट में भी बेस डालो तो pH3 रिलीज हो जाएगी। तो प्योरिफिकेशन का ये मेथड है।
ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है पीएच3 के बारे में। जैसे अमोनिया की तो पंजेंट सी स्मेल होती है ना, पीएच3 की स्मेल होती है रॉटन फिश जैसी, अनप्लेजेंट स्मेल। स्मेल से भी पहचान में आ जाते हैं दोनों। क्या है समझ में कैसे प्योरीफाई करते हैं पीएच3 को? एचआई में पास करके अमोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, जब उसको हीट करते हैं एक्वस केओएच में, तो ये डिकम्पोज होके फॉस्फीन दे देगा, बाकी केओएच केआई और वाटर बना देगा। इनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम कंपेयर करें अमोनिया की और इसकी प्रॉपर्टीज को, तो देखिए इधर, जब हम अमोनिया का कंबस्शन करते हैं, तुम्हें याद होगा हमने किया था एनओ तक ही पहुंच पाती है ये प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जबकि फॉस्फीन का कंबस्शन बिना किसी कैटलिस्ट के हो जाता है, सिंपल एयर में बर्न करने पर भी हो जाती है और H3PO4 में चेंज हो जाएगी। H3PO4 की जगह तुम ये भी लिख सकते थे P2O5 प्लस वाटर, क्योंकि ये मिक्स होके इसी में चेंज होगा। अगर हम हीट नहीं करेंगे तो ये P2O5 वाटर ही बनाएगा। तो बर्न करने पर ये P2O5 प्लस वाटर, थोड़ा सा हीट करने पर इट बर्न विद वाइट फ्लेम। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है, कि अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो डिपेंडिंग ऑन एक्सेस, भी किसका एक्सेस है, अमोनिया का है या क्लोरीन का एक्सेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ लिमिटेड क्लोरीन लेते तो ये बनाता अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, और क्लोरीन अगर एक्सेस में होता तो NCl3 और HCl बनता। बट pH3 में क्लोरीन डालें, लिमिटेड डालें, तो ये PCl3 बन जाएगा प्लस HCl, और एक्सेस में डालें तो PCl5 बन जाएगा। तो क्लोरीन की अमाउंट चेंज करने पर बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और सिल्वर का तो तुम्हें बताया ही था मैंने कि अमोनिया सिल्वर के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। चलिए रिएक्शन लिख लो ऊपर वाली। बर्न करने पर बिहेवियर डिफरेंट है, हैलोजन के साथ बिहेवियर डिफरेंट है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में अमोनिया और पीएच3 दोनों है। अमोनिया अभी मैंने बताया कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है ब्लू कलर का, सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है कलरलेस। लेकिन इसके ऑपोजिट पीएच3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, कॉपर के साथ बनाता है फॉस्फाइड, कॉपर फॉस्फाइड, और ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। ऐसे ही सिल्वर के साथ भी सिल्वर फॉस्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब मान लो कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट है तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो कॉपर के साथ सिल्वर के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट, जबकि अमोनिया के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेवियर, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, दोनों ही सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, कलर अलग अलग।
और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया हाइड्राजीन भी कुछ ऐसा ही करता है, वो तो ब्लैक कलर नहीं देता। हाइड्राजीन क्या देता है, उसके साथ कॉपर+2 के साथ फैलिंग सोल्यूशन की तरह Cu2O का रेड कलर देता है और सिल्वर के साथ मिरर बनाता है, जबकि यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेवियर है। तो हाइड्राजीन, अमोनिया और फॉस्फीन तीनों में डिफरेंट बिहेवियर था। ये कंपैरिजन क्लियर हुआ फॉस्फीन और अमोनिया का। हम अभी इनकी प्रिपरेशन के मेथड पर आएंगे दोनों के, पर उससे पहले अभी जो प्रॉपर्टीज की उनका एक ऑर्डर लिखवा देती हूँ मैं। ये स्लाइड लिख लिया सबने? तब एक ऑर्डर ध्यान से देखिएगा। ट्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या बताया था मैंने हाइड्राइड में? अमोनिया, SvH3, ASH3 एंड PH3। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या बताया? SbH3 पहले आ गया, अमोनिया बाद में, ASH3 PH3। बॉन्ड एनर्जी नीचे जाने पर कमी होगी, तो अमोनिया की सबसे ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर और स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक ही है ना, अमोनिया, देन PH3, देन SbH3, देन ASH3। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है। इवन रिड्यूसिंग नेचर का, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है। और बिस्मथ का तो बहुत ही अनस्टेबल है, इतना कि डिकम्पोज हो जाता है मेल्ट होने से पहले ही। बट रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। BiH3 की सबसे ज्यादा, फिर एक मिनट मैंने यहाँ गलत कर दिया, P के बाद AS आएगा। इन दोनों के ऑर्डर थोड़े से डिफरेंट है। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर नीचे जाने पर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस, अमोनिया वीकेस्ट और BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं प्रिपरेशन के मेथड्स। यहां तक स्लाइड सबने लिख ली? चले आगे। प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन की बात करें तो कोई भी नाइट्राइड हो, आयनिक नाइट्राइड हो, हाइड्रोलिसिस पर अमोनिया देता है और हाइड्रोक्साइड बना देगा। ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास, यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SbH3 इज हाई ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास। ऐसे कोई भी फॉस्फाइड हो, हाइड्रोलिसिस पर फॉस्फीन देगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पर अदर देन दिस एक और इम्पॉर्टेंट मेथड जो फॉस्फीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस से, पिछली क्लास में बताया था मैंने कि बेस के साथ जब व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाते हैं तो भी फॉस्फीन बनता है। हाइपोफॉस्फाइट,
इसको हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं, और ये फॉस्फीन बनता है। और उसको प्योरीफाई करने के लिए इट इज एब्जॉर्ब्ड इन KI, सॉरी एब्जॉर्ब्ड इन HI। जैसा अभी मैंने बताया, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है, फिर फॉस्फोनियम आयोडाइड को सेपरेट कर लेते हैं और उसमें KOH डालते हैं, और ये डिकम्पोज होकर प्योर फॉस्फीन दे देता है। अमोनिया के तो बहुत मेथड है, आगे करेंगे हम। और फॉस्फीन की जो गैस बाहर निकलती है, उसको वाटर में, इसकी जो आउटलेट है वो वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, नहीं तो ये एयर के साथ कांटेक्ट में आते ही एकदम से बर्न होने लगती है। सो किसी भी जनरली कैल्शियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन बनाते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर के साथ फॉस्फीन बना देगा। इवन इनमें अगर हम एसिड डालें तब भी फॉस्फीन बन जाएगी, प्लस क्लोराइड बन जाएगा, है ना। अब जरा आते हैं हम इनकी प्रिपरेशन के मेथड पर। ऐसा है, कोई भी बेस डालें तो जितने भी अमोनियम सॉल्ट है ना, बेस के साथ अमोनिया देते हैं। जितने भी अमोनियम सॉल्ट है, वैसे ही फॉस्फोनियम सॉल्ट बेस के साथ फॉस्फीन देंगे, क्योंकि फॉस्फोनियम सॉल्ट का हाइड्रोजन बेस को अपना H+ आयन दे देगा। ठीक है, यस। जो फॉस्फीन है वो क्योंकि ये बेसिक है, HI से रिएक्ट करेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा। फिर फॉस्फोनियम आयोडाइड में कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, बेस के साथ ये इम्प्योरिटीज तो रह जाएंगी, और बेस के साथ प्योर फॉस्फीन सेपरेट हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक सबने लिख लिया। फॉस्फाइड के तो दो ही मेथड है, ये फॉस्फीन के तो एक ये वाला मेथड, फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करें या एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, या फिर ये कैल्शियम फॉस्फाइड था ना, फॉस्फाइड को एसिड से रिएक्ट करवाया, फॉस्फीन प्लस हैलाइड बना और कुछ इंप्योरिटीज भी बन गई। और ये जो फॉस्फीन बनी, इसको वापस HCl में एब्जॉर्ब भी कर लिया हमने, HI में फॉस्फोनियम आयोडाइड बना, और फिर उसको बेस से डिकम्पोज करके प्योरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अब अगला मेथड हम करते हैं, सुने ध्यान से, अमोनिया की प्रिपरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान से सुनिए। वो क्या है? ऑल अमोनियम सॉल्ट, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग गिव अमोनिया except those having anion acting as oxidizing agent. All ammonium salt on heating give ammonia except those in which anion act as oxidizing agent, like chromate, dichromate, perchlorate, permanganate, nitrite, nitrate। ये अमोनिया नहीं देंगे, क्योंकि अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देंगे। पहले बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट तो ऑक्सीडाइजर नहीं है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें अमोनिया, CO2 एंड वाटर मिलेगा। अमोनियम क्लोराइड है, इसको हीट करेंगे, अमोनिया और HCl की फ्यूम्स आएंगी। अमोनियम फॉस्फेट है, फॉस्फेट इज नॉट ऑक्सीडाइजर, ये भी हीट करने पर अमोनिया दे देगा, और फॉस्फेट आयन का चेंज हो जाएगा HPO3 में, मेटाफॉस्फेट प्लस वाटर। इवन अमोनियम सल्फेट भी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड हो तो ऑक्सीडाइजर है, पर सल्फेट आयन इतने अच्छे ऑक्सीडाइजर नहीं है, तो इसको भी हीट करेंगे तो अमोनिया मिलेगी और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा।
बट इसके ऑपोजिट अगर तुमने अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो इसमें से वाटर निकलने के बाद ये N2O गैस देगा। अमोनियम नाइट्राइड को हीट किया, वाटर निकलने के बाद सिर्फ नाइट्रोजन ही रह जाएगी। और एक रिएक्शन पिछली क्लास में बताई थी, केमिकल वोल्केनो, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन बनेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद करना, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विल नॉट गिव अमोनिया। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी सॉल्ट का, अमोनियम सॉल्ट का अनायन एक अच्छा ऑक्सीडाइजर होगा तो हीटिंग पर वो हमें अमोनिया ना देके उसके ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा। हाँ जी, ये स्लाइड लिख लिया सबने? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। हाँ, पिछला स्लाइड हो गया ना? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस गिव अमोनिया। सारे अमोनियम सॉल्ट, तुम अमोनियम क्लोराइड में NaOH डालो, प्रोडक्ट विल बी अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर। कोई भी अमोनियम सॉल्ट, एनी अमोनियम सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस गिव अमोनिया। तीसरा पॉइंट, कोई भी नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, ऑन रिडक्शन गिव अमोनिया। जैसे कि हम NaNO2 लें और उसमें जिंक NaOH का मिक्सचर डाल दें या एल्यूमिनियम NaOH का मिक्सचर डाल दें, तो इसका जो नाइट्राइट आयन है वो अमोनिया में चेंज हो जाएगा, और जो सोडियम है वो एज इट इज NaOH की फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि जिंक और NaOH की रिएक्शन से बनता है नीसेंट हाइड्रोजन, और नीसेंट हाइड्रोजन नाइट्राइट आयन को रिड्यूस कर देता है। ये नाइट्राइट होता या नाइट्रेट होता, दोनों में ही यही है, रिडक्शन पर अमोनिया देते हैं। तो एक बार IIT में क्वेश्चन आया था, और वो था, एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट में हमने बेस डाला तो अल्कलाइन गैस बनी अमोनिया, और हम तब तक उसको बॉईल करते गए जब तक कि अमोनिया का फॉर्मेशन सीज नहीं हो जाता। जब अमोनिया बननी बंद हो गई तो इसी मिक्सचर में फिर हमने जिंक का पीस डाल दिया। NaOH तो पहले से ही था, जिंक का पीस डाला, अमोनिया रीअपियर। पहली अमोनिया बनी अमोनियम सॉल्ट से, दूसरी बार अमोनिया बनी नाइट्रेट के रिडक्शन से। मुझे बताओ, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, बेस डालो अमोनिया बनेगी। अमोनिया को, इसको रिएक्शन को करते गए, सारा अमोनियम सॉल्ट अमोनिया में चेंज हो गया। जब अमोनिया आनी बंद हो गई तब हमने इस मिक्सचर में जिंक डाला या एल्यूमिनियम पीस डाला, और डालने के बाद फिर हीट किया, फिर से अमोनिया बनना शुरू हो गया। टिपिकल स्मेल होती है इसकी। इस बार जो अमोनिया बनी वो इस मिक्सचर से बनने वाली हाइड्रोजन से का नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन हुआ वो उस प्रोसेस से बनी है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अमोनियम सॉल्ट्स के लिए। हाँ जी, ठीक है। तीसरा मेथड है साइनाइड प्रोसेस अमोनिया के लिए, और ये है साइनाइड नहीं, साइनामाइड, साइनामाइड मेथड। इसमें एक रिएक्शन जरा ध्यान से देखें कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो हमें मिक्सचर मिलता है CaCN2+C। इस मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलिम। इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर।
और इसमें CaCN2 इज साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। इसका जो साइनामाइड आयन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इट इज साइनामाइड आयन। इट इज आइसोस्टर ऑफ CO2। CO2 जैसा ही स्ट्रक्चर है, CO2 जैसा ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, एटम है, तो आइसोस्टर ऑफ CO2 है। जब हम साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो साइनामाइड आयन है यहाँ पर H और बीच में 2 OH आ जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा यूरिया में। हाइड्रोलिसिस पर ये यूरिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो बेसिक मीडियम में यूरिया हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये दोनों NH2 जो है वापस अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। याद रखना बेसिक मीडियम में ही अमोनिया बनेगी, एसिडिक मीडियम में तो अमोनिया के सॉल्ट बन जाएंगे। और ये जो अमोनिया है ये फिर प्लांट्स के लिए आगे फर्टिलाइजर का काम करेगी। तो ये है साइनामाइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये कैल्शियम कार्बाइड का दूसरा यूज है। एक यूज तो होता है ना कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से इथाइन बनती है, एक यूज तो ये है इसका, और दूसरा यूज है ये नाइट्रोलियम बनाना। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तुम्हें पता है अमोनिया की हेबर्स प्रोसेस तो है ही। हाँ जी, क्लियर हुआ। अब अमोनिया को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से जब कलेक्ट करते हैं तो हम वाटर पे कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये डिजोल्व हो जाती है। सो इट इज कलेक्टेड ओवर मर्करी। और इसको ड्राई कैसे करते हैं? हाँ जी, इसको ड्राई कैसे करते हैं? किसी भी गैस को ड्राई करने का मेथड, मतलब उसमें से वाटर बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वी कैन नॉट यूज P2O5, सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड। वी कांट यूज दिस। बाय P2O5 एसिडिक है, H2SO4 एसिडिक है, अमोनिया बेस है, सॉल्ट बना लेगा, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यस, CaCl2.XH अमोनिया इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। वाटर को तो लेता ही है, अब्सॉर्ब ही करता है, पर अमोनिया क्योंकि लिगेंड है इसके साथ भी ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो काफी अमोनिया वेस्ट हो जाती है। इसलिए इसको हम क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर, कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से ड्राई करते हैं, क्विक लाइन से ड्राई करते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में कुछ तो हमने अभी की थी फॉस्फीन के साथ, अदर देन दैट जो प्रॉपर्टीज हैं देखें जरा। अमोनिया कुछ मेटल है उनके साथ प्रेसिपिटेट बनाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये NCERT में भी है, गिव white precipitate with zinc sulfate and brown precipitate with FeCl3। ये अमीन्स भी करते हैं अमोनिया की तरह, उनका एक्वा सोल्यूशन भी बेसिक है। तो जिंक सल्फेट है, अगर अमोनिया सोल्यूशन जिसको कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो उसके साथ ये बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड और ये वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ऐसे ही फेरिक क्लोराइड के साथ जैसे अमीन्स बिहेव करते हैं वैसे ही
हाइड्रेटेड ऑक्साइड मतलब ऐसे ब्राउन प्रेसिपिटेट, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। और इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन की बेसिक नेचर को भी प्रूव कर सकते हैं और इन मेटल को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब डिटेक्ट कैसे करते हैं अमोनिया को? लैब में टेस्टिंग है। तुम्हारे कोर्स में सॉल्ट एनालिसिस में अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट को 0 ग्रुप में रखा जाता है। तो इसका टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो उसमें बेस डालो, अमोनिया की स्मेल आती है। दूसरा, जो जो अमोनिया बाहर निकली उसमें HCl से डिप की हुई रॉड लेकर जाओ, एकदम से व्हाइट फ्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वहां से भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से टेस्ट हैं देखिए जरा इधर। कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, बेस डाला, अमोनिया बनी, और अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए HCl के साथ डेंस व्हाइट फ्यूम्स, नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4 और इसके साथ ये बनाता है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है क्या है कंपाउंड। HgO.HgI.NH2 आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। दूसरा टेस्ट ये वाला है। अल्कलाइन होना, रेड लिटमस को ब्लू करना, वो तो है ही। एक और टेस्ट है H2PtCl6 के साथ येलो प्रेसिपिटेट का आना। इस तरह के कॉम्प्लेक्स अमीन्स में भी बनाए थे हमने। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में इसका जो दूसरा हाइड्राइड है हाइड्राजीन, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस कर देता है। सिमरत, ये है नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। नेस्लर रिएजेंट के साथ K2HgI4 के साथ ये ब्राउन प्रेसिपिटेट देके ये वाला कंपाउंड बना देता है जिसको कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस, जो एक तरह का कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस, नाम है इसका, कलर ब्राउन है। और एक चीज तो तुम्हें मैंने बताई थी कि अमोनिया में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें ये नाइट्रोजन देता है। सिर्फ NO कब बनाता है ये? जब हम एयर में बर्न करते हैं। ये हो गई हमारी अमोनिया और की प्रॉपर्टीज और अमोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज। अमोनिया का एक बहुत बड़ा यूज क्या है? इट इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। ड्यू टू large heat of vaporization in this group, due to large heat of vaporization, हम लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। तो लिक्विड अमोनिया जब वेपोराइज होगी काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी और इस तरह से कूलिंग हो जाएगी। तो याद रखिएगा अमोनिया मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी है, फॉस्फीन की मेटल के साथ सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी है। समटाइम्स इट कैन रिड्यूस बट नॉट कॉपर मर्करी वगैरह के साथ ये प्रेसिपिटेट बनाएगा जिनको कि फॉस्फाइड कहते हैं।
ये हमारे पहले टाइप के कंपाउंड्स हुए हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड PH3 एंड अमोनिया। ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन थी। यहां तक क्लियर है? अगली रिएक्शन आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। इस ग्रुप में हैलोजन के लिए क्या बिहेवियर है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हाँ जी, ये स्लाइड सबने लिख ली? चले आगे। आज करवा दूं सारा ये अगला? कल के टेस्ट की तैयारी तो नहीं करनी? चलिए, अगला कंपाउंड हैलाइड। करनी है? चलो ठीक है, कल का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो तुम्हें तैयार करना ही है। बाकी लोगों को भी करना है तैयारी कल की। चेक करूंगी मैं टेस्ट का कि कौन कौन ने टेस्ट दिया या नहीं दिया। क्योंकि कल फिजिक्स का भी है ना तुम्हारा। लाजपत राय भवन में कौन कौन जाएगा टेस्ट देने? हम्म। हैलाइड थोड़े से करा देती हूँ, ठीक है, टाइप्स करवा देती हूँ। हैलाइड डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलाइड। हैलाइड दो तरह के हैं, एक फॉर्मूला MX3, थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। MX3 और MX5 ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड, दो तरह के हैलाइड बनाने की टेंडेंसी है। ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड नाइट्रोजन के लिए नहीं है। पेंटा हैलाइड है फास्फोरस के, PCl5, PF5 और PBr5 अनस्टेबल, और आयोडीन के साथ तो बनता ही नहीं है। आर्सेनिक के भी दो ही पेंटा हैलाइड हैं, AsF3 एंड AsCl5, AsF5 एंड AsCl5। एंटीमनी का एक ही पेंटा हैलाइड है फ्लोराइड, और बिस्मथ का भी एक ही पेंटा हैलाइड है पेंटाफ्लोराइड। ट्राई हैलाइड सारे ही नोन है, ऑल फॉर्म ट्राई हैलाइड्स, ऑल फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। जो कि पिरामिडल हैं, ऊपर वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और पेंटा हैलाइड जो है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड, जिसके अंदर दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर। आई थिंक तुम्हें पता चल गया होगा इनके एक एक ही नोन क्यों है, ड्यू टू इनऑड पेयर इफेक्ट। बाकी के पेंटा हैलाइड्स नोन नहीं है, ठीक है। एंटीमनी और बिस्मथ का ट्राइफ्लोराइड आयोनिक है, बाकी सारे हैलाइड्स जो है कोवलेंट है। और ट्राई हैलाइड को प्रिपेयर करना बहुत आसान है, डायरेक्ट मेटल और हैलोजन की रिएक्शन से बना सकते हैं, पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। लेकिन जितने भी ट्राई हैलाइड हैं, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं वो स्टेबल हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड। ऑल ट्राई हैलाइड्स आर स्टेबल except
nitrogen trihalide NCl3 NBr3 Ni3 due to low polarity of NX bond. ट्राईहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन में एक ही स्टेबल है NF3 क्योंकि इसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है और ये हाइड्रोलाइज भी नहीं होता. इट इज स्टेबल, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन कांट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट. तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्राईहेलाइड की प्रॉपर्टीज पर आएंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राईहेलाइड नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब जरा कल के टेस्ट की तैयारी कर लें. ट्यूसडे को क्लास में ही हाइब्रिड क्लास ही होगी ट्यूसडे को, और उसमें फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हैलाइड्स एंड ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड्स. हमारे इसके सिलेबस में मेरे पास ही है सिलेबस अभी, तो उसमें थी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन. बस ये वाली रिएक्टिविटी है और इनका ट्रेंड पता होना चाहिए, उनके कंपाउंड्स पता होने चाहिए. कंपाउंड्स में तुम्हारे कोर्स में है फॉस्फोरस के ट्राईहेलाइड एंड फॉस्फोरस के पेंटाहेलाइड की स्ट्रक्चर्स वगैरह एंड ऑल. प्रॉपर्टीज नहीं है, ब्रीफ वो हैं कंपाउंड्स. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और ऑक्सी एसिड है, वो भी सिर्फ स्ट्रक्चरल फैक्टर. ठीक है, कल के टेस्ट के लिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. एनी डाउट? मेटलर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट जो ओर्स के नाम एनसीईआरटी से पढ़ लें, अलॉयज के नाम, मेन मेथड जो मेटलर्जी के हैं वो देखने हैं. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFST वाला और हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट एक बार रीडिंग करना है. और ट्रांजिशन मेटल की भी एनसीईआरटी से एक रीडिंग कर लो, उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट समझ में आने चाहिए. और दूसरा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, या उनकी अलॉय बनाने की टेंडेंसी क्यों है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या ट्रेंड्स हैं. ठीक है, ये है मेन चीज. अब तुम्हें एक एक लाइन नहीं दोबारा से पढ़नी है, पर एनसीईआरटी की रीडिंग अब जरूर लगा लेना. और एफ ब्लॉक में जो अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनका नॉलेज होना चाहिए, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन. टेस्ट दोगे तुम्हें आइडिया लगेगा ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं. ठीक है, एनीथिंग टू आस्क?